सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से हिंदी कक्षा में कक्षा 12वीं के छात्रों को स्वागत करता हूं। हिंदी में हमने गद्य और पद्य से निरंतर कम से कम 4 पाठों को गद्य से 4 पद्य से पढ़े हमने। आज इसी कड़ी में हम कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आप अच्छी तरह इसे सुनेंगे क्योंकि लेखन आपको ही करना है, आपको ही लिखना है। कक्षा 12वीं में गत वर्ष से निबंध को हटाकर नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन ये प्रारंभ किया है, क्योंकि निबंधों को शायद परंपरागत लेखन शैली के अंतर्गत हम उनके बारे में रटना होता है। अपने विचारों को सही ढंग से शायद हम प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गत वर्ष से नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन ये हमारा 5 अंकों का ये रहता है। तो इसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर लेखन कार्य, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम से कम समय में अपने विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना, अच्छी तरह से अभिव्यक्त करना ही वास्तव में अप्रत्याशित विषय लेखन कहलाता है। इनकी असीमित संख्या होती है, कुछ भी हो सकता है। अप्रत्याशित का मतलब ही है जिसकी पहले से आशा न की गई हो। कुछ भी जो हमारे विचारों में नहीं है, अगर हमको मान लो, अगर हमको कह दे कि दीवार पर टंगी घड़ी के बारे में लिखो या कमरे में कंप्यूटर पड़ा है या टेलीविज़न है या ऐसा सब्जेक्ट दो, ऐसा विषय कि यदि हम खरगोश होते या कॉकरोच होते, थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन ऐसे में हम हमारे विचारों को अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त करते हैं और इससे भाषा सुदृढ़ होती है हमारी, हमारे लेखन जो कौशल है वो बढ़ता है। इस प्रकार हमें अनेक लाभ होते हैं। अधिकतर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित अभ्यास ज़्यादा नहीं करते हैं, यानी हमारे स्वयं के विचारों को लेखन शैली में हम प्रकट नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित विषय पर लेखन करना एक चुनौती होता है। लेकिन यदि हम धीरे धीरे हमारे विचारों को लेखन के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तो निश्चित है कि हम धीरे धीरे इसमें सुदृढ़ होते जाते हैं। निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए विषयों पर हमको लिखना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। इसको किस ढंग से लिखना है या ये क्या है, इसके बारे में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अप्रत्याशित शब्द का अर्थ पहले, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिसकी आशा न की गई हो। अप्रति उपसर्ग के साथ इति प्रत्यय लगने पर, आशा में प्रत्यय लगता है, अप्रत्याशित शब्द बनता है, जिसकी आशा पहले से न की गई हो। पारंपरिक एवं अप्रत्याशित विषयों में अंतर क्या है? पारंपरिक जो किसी मुद्दे, विचार, घटना आदि से जुड़े और अधिकतर हम कह सकते हैं सामाजिक या राजनीतिक विषय होते हैं। इसमें स्वयं की राय, व्यक्तिगत राय पर जोर नहीं दिया जाता है। इसलिए
अप्रत्याशित विषय को लिया गया है। अप्रत्याशित विषय में हम अपने तर्क देते हैं, अपने निजी विचार होते हैं। तो ये हम इसमें पारंपरिक और अप्रत्याशित विषयों में इस प्रकार अंतर स्पष्ट करते हैं। अप्रत्याशित विषयों से लाभ क्या है, लेखन शैली में इसे क्यों हमारे कोर्स में अगर हम कहें तो इसको क्यों लिया गया है। तो अप्रत्याशित विषयों से अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहला कि यह हमारी मौलिक रचना होती है, स्वयं के विचारों, अपने अनुभव के माध्यम से हम उन अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये पूर्णतः मौलिक विचार होते हैं अपने। दूसरा, इसमें हमारे तर्क को विचारों के माध्यम से पुष्ट करते हैं हम। पारंपरिक अगर हम देखें निबंधों या अन्य साहित्यिक विधाओं में देखें तो एक निश्चित परंपरा के अनुसार, विभिन्न दूसरों की राय के अनुसार हम शायद उसे रटते हैं या जो मिला है उसी को हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपने विचारों को हम प्रकट नहीं करते हैं। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विचारों को प्रकट करने का मौका मिलता है। इसके बाद लेखन कौशल, लिखने का जो कार्य है उसमें अभिवृद्धि होती है। निश्चित ही कि हम नए नए विषयों पर जितना लिखेंगे उतना ही हमारा लाभ होगा। हमारा जो बोलेंगे हमारी जो याददाश्त या हमारे विचारों को और दृढ़ता मिलती है। भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। भाषा जैसे जैसे हम लिखते हैं, सामान्य तौर पर बोलना एक अलग बात है, लेकिन जब हम लिपि में ढालते हैं उसको, तो उसको व्याकरणिक शुद्धता देना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की अच्छी पकड़ होती है। चुनौतियों का सामना कर एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बन सकते हैं हम। तो इस प्रकार ये नए और अप्रत्याशित विषयों से हमें इस प्रकार अनेक लाभ होते हैं। अप्रत्याशित विषयों को प्राथमिकता क्यों है? यदि हम कुछ लिखने या हमको कुछ लिखने दिया जाए तो अधिकतर आप लोग भी यदि कहीं पर अगर किसी को बोला कि ये लिख कर लाना, ये करना है, तो हम क्या करते हैं? हम विभिन्न पुस्तकों को खंगालते हैं, उसमें से हम नेट से खंगालते हैं कि उसमें कुछ मटेरियल रेडीमेड मिल जाए, या किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर हम उससे पूछेंगे, हमारे माता पिता से या अन्य कोई भी जो अनुभव हो उनसे उनकी सलाह लेते हैं हम। लेकिन अप्रत्याशित विषय में ये बातें हमें नहीं मिलेगी। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से हमारी आत्मोन्नति के द्वार खुलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे स्वयं के विचार होते हैं। इसीलिए अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कार्य को हमें निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। क्या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कोई निश्चित रूप लेती है? जी नहीं, इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता है, क्योंकि ये अपने विचार स्वयं के होते हैं। अपने विचार को हम तर्कों के माध्यम से पुष्ट करते हैं। हर किसी की सोच विचार अलग अलग होती है। स्थान, समाज, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से हमारी प्रत्येक की, सभी की सोच अलग अलग होती है। और उसी को यदि प्रत्येक व्यक्ति शब्दांकित करता है तो निश्चित रूप से वो कोई एक विधा नहीं हो सकती है। हो सकता है वो संस्मरण हो सकता निबंध हो सकता कहानी हो। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हमारे विचारों के माध्यम से जुड़ सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई एक निश्चित कोई रूप नहीं होता है। असीमित विषय, अप्रत्याशित विषयों के विषय लेखन के असीमित कोई निश्चित नहीं है। जैसे प्रारंभ में ही मैंने बताया
कि कहीं पर भी किसी भी वस्तु के बारे में अचानक हमको पूछ लिया जाए या उसको लिखने बोले तो हम हमारे अनुभव के आधार पर, हमारे विचारों को अनुभव के आधार पर उसको बांटते हैं, लिखते हैं। तो इसलिए इसमें विषयों की कमी नहीं है, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने, मेरा प्रिय टाइम पास, दीवार घड़ी, परीक्षा के दिन, पिकनिक, मेले की कोई विशेष वस्तु, हो सकता चौक है, पेन हो, हमारे जूते हो, मतलब कुछ भी विषय हो सकता है, असीमित विषय। आगे हम देखते हैं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के नियम क्या है। इन नियमों को ध्यान में रखकर हम अप्रत्याशित विषयों को लिखने की कोशिश करेंगे। पहला, इसमें मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। साधारणतया निबंधों में जीवनी, संस्मरण या कोई सी भी हिंदी साहित्य की विधा है, उसके अंतर्गत हम मैं की शैली का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अपने विचार, अपने अनुभव होते हैं, इसीलिए मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। विविध कोणों से, अपने अपने हर किसी के दृष्टिकोण अलग अलग होता है, इसलिए हर कोई अपने एंगल से, अपने कोण से विचार करने में सक्षम होता है, तो वो विचार करना जरूरी है। विवरण और विवेचन सुसंबद्ध और सुसंगत हो। विवरण और विवेचन दोनों, या हम कहेंगे हमारे विचारों को और दूसरी बातों को खंडन मंडन करना विवेचन की श्रेणी में, तो उनको सुसंबद्ध और सुगठित होना अनिवार्य है। भाषाई शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, भाषाई शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो इन बातों को, इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हुए एक होमवर्क के रूप में भी आप कम से कम 3 या 4 अप्रत्याशित विषयों का लेखन आप अपनी स्वेच्छा से लिखकर लाएंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसकी आज हम केवल इसी बिंदु पर नहीं रुकेंगे, आज एक और रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति के माध्यम, कार्यालय पत्र, औपचारिक पत्र, इसका संक्षिप्त जानकारी में थोड़े से बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कक्षा 11वीं में हम इसे पढ़ चुके हैं। विभिन्न पत्रों के बारे में हमने पढ़ा है। एक कार्यालय पत्र, कार्यालयों से अपने कर्मचारियों, अपने मातहतों को या किसी अन्य कार्यालय को या निजी संस्थान को लिखे गए पत्र, ये कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये औपचारिक पत्र होते हैं क्योंकि इसमें औपचारिकता निभाई जाती है। इसके अंतर्गत हमने सरकारी पत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, टिप्पणी, सूचना लेखन, अधिसूचना और इसके अलावा संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र, ये सभी हमने पढ़े हैं, लिखे भी हैं। इसी के अंतर्गत आज हम संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र और प्रार्थना पत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वैसे 11वीं क्लास में भी हमने इसे पढ़ा है। संपादक के नाम पत्र जो विभिन्न हम कहेंगे कि स्वयं हमारे समाज में किस प्रकार की कुव्यवस्था है या विभिन्न जो कुछ शिकायतें हैं, उनको अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए संपादक का सहारा लेकर हम विभिन्न पत्र या पत्रिकाओं के माध्यम से संपादकीय पत्र भेज सकते हैं, संपादक को लिखकर किसी पत्र या पत्रिका के माध्यम से। शिकायती पत्र जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी संस्था, संगठन से शिकायत हो या उनकी व्यवस्था सही नहीं हो, उसके बारे में उनको लिखे गए पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र
एक आवेदन पत्र ही कहलाता है जो विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधान को लिखा जाता है। ये हम 11th में हमने पढ़ा है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसके प्रारूप पर एक दृष्टि जरूर डाल लेंगे। तो आइए फिलहाल हम संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र और प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप देख लेते हैं। पत्र को कंप्यूटराइज, आजकल हम कहेंगे बाएं, पूरे जो भी लिखना है बाएं तरफ से एक लाइन में लिखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता, स्थान कहाँ से लिख रहे हैं, दिनांक, प्रारंभ करने के लिए सेवा में। संपादकीय पत्र लिखते हैं तो वहाँ समाचार पत्र का नाम और स्थान। यदि हम शिकायती पत्र लिखते हैं, अधिकारी का पदनाम, और यदि प्रार्थना पत्र तो प्राचार्य या संस्था का पदनाम लिखते हैं। उसके बाद स्थान, कार्यालय या संस्था का नाम यदि हम अधिकारी या प्राचार्य को लिखते हैं, या फिर प्राचार्य स्कूल का या विद्यालय का नाम। और उसके बाद आता है विषय, किस विषय पर हम लिख रहे हैं। विषय भिन्न भिन्न हो सकते हैं। संबोधन करने के लिए मान्यवर, महोदय, श्रीमान, इस प्रकार हम संबोधन करते हैं। उसके बाद मुख्य विषय का विस्तार। विषय का विस्तार भी 2 भागों में किया जाता है, प्रारंभ, वास्तविक, और फिर समापन। अंत में धन्यवाद और भवदीय या प्रार्थी या विश्वासी, ऐसा कर हम हमारा नाम लिखते हैं। इस प्रकार ये संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र और प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। तो आप लोग एक संपादकीय पत्र, कोई सा भी विषय आप लोग अपनी इच्छा से चुनना, दूसरा शिकायती पत्र और एक प्रार्थना पत्र जरूर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।